जय जोहार मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है मध्यकालीन भारत के इतिहास की, है ना। हम लोग क्या पढ़ना चालू करेंगे आज से? मध्यकालीन भारत का इतिहास। इससे पहले मैं आपको पूरा प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा चुका हूं। अब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाते हुए हम लोग पूर्व मध्यकाल में देखा था हमने कि भारत में इस्लामी आक्रमण हुआ था अरबों और तुर्कों का, जिसमें तुर्क जो थे उसमें आपका जो मोहम्मद गौरी था, जो बाद में शासक बना, कहाँ का? गजनी का। उसने लास्ट टाइम जो भारत पर आक्रमण किया था 1205 में खोखरों के विरुद्ध, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई 1206 में। जिसके बाद क्या हुआ? भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई, जहाँ से माना जाता है मध्यकालीन भारत की शुरुआत। चलिए, अब मध्यकालीन भारत की अगर इतिहास की बात करें तो इसका जो समय है वो है हमारा 1206 से लेकर, देखिए, वैसे तो मुगल वंश का जो शासक है, अंतिम शासक जिसको बोला जाता है बहादुर शाह जफर, वह 1858 तक शासन किया है। ठीक है, 1858 तक। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो एक्चुअल में देखेंगे हम लोग 1707 तक। 1206 से लेकर 1707 तक, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। औरंगजेब एक शक्तिशाली मुगल शासक था, और उसके बाद जो शासक हुए मुगल शासक, वो क्या हो गए? कमज़ोर हो गए। मुगल साम्राज्य क्या होने लगा? कमज़ोर होने लगा, उसका साम्राज्य सिकुड़ने लगा, और फिर नाम मात्र के ही शासक रह गए 12-13 शासक, जिन्होंने अंतिम देखोगे तो 1857 तक जो मैं बताया बहादुर शाह जफर, वहाँ तक शासन चला। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कहाँ तक? 1707 तक। और उसके बाद जो जो शासक रहेंगे उनका नाम हम लोग एज इट इज़ थोड़ा सा देख लेंगे, जो इम्पोर्टेंट उनमें से रहेंगे। जैसे कुछ शासक उनमें से इम्पोर्टेंट रहेंगे, उनकी हम लोग बात करेंगे जब समय आएगा तो। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में अब अपने को पढ़ना क्या है? 1206 से 1707 तक। अब इसमें मेजरली थिंग पढ़ना क्या है? तो अपन क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? अपन इसमें 3-4 बातें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनत। क्या पढ़ेंगे? दिल्ली सल्तनत। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल ये एक प्रमुख मतलब राजवंश है, साम्राज्य है, समझो इन दोनों का चलेगा, इस्लामिक साम्राज्य। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में। इसके बाद एक टॉपिक आएगा हमारा क्या? मराठा काल के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन। और इन दोनों को दिल्ली सल्तनत और मुगल प्रशासन, इन दोनों की बात होगी, प्रशासन की, दिल्ली सल्तनत की प्रशासन की और साथ में मुगल कालीन प्रशासन की। तो ऑल ओवर देखा जाए तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में ये 5 मेजर टॉपिक है जो अपने को पढ़ना है। ठीक है, एक दिल्ली सल्तनत, दूसरा मुगल काल, तीसरा विजयनगर साम्राज्य, चौथा मराठा, और एक सूफी आंदोलन या भक्ति आंदोलन है ना, भक्ति आंदोलन बोल सकते हैं इसको। उतना पढ़ना है अपने को। ठीक है, चलिए, तो ये 5 टॉपिक है जो मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्या होगा? शामिल होगा। अब हम बात करते हैं कि ये जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, ये जो हमारा दिल्ली सल्तनत है, इसका यदि समय देखा जाए तो ये समय है आपका 1206 से लेकर 1526 तक। सूर्यवंश भी एक आएगा बीच में, है ना, जब बाबर पढ़ेंगे उसके बाद थोड़ा सा मुगल काल में, तो वो छोटा सा टॉपिक है, उसको भी पढ़ लिया जाएगा, साथ में शामिल कर लेंगे। ठीक है, अन्य छोटे मोटे शासक है, कोई वंश है, उसकी भी बात हम लोग करेंगे, शामिल करेंगे। यहाँ मैं उस चीज़ को नहीं बता पाया हूँ, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते आ जाएगा सब। ठीक है, चलिए, तो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इसका समय हमारा क्या? 1206 से लेकर 1526 तक। ये समय आपको थोड़ा सा याद रखना है, बाकी समय आपको याद नहीं रखना। देखो, इतिहास में किस वंश का शासक कब तक रहा है, किस शासक ने कब से लेकर कब तक शासक किया है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट यह है कि कुछ शासक ने कोई महत्वपूर्ण कार्य किया किसी वर्ष में, कोई महत्वपूर्ण युद्ध है किसी वर्ष में, वो वर्ष आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप पर्टिकुलर इस शासक का समय काल यहाँ से यहाँ तक ऐसे फालतू का रट्टा मत मारा करिए, ये सब एग्जाम में नहीं पूछता। ठीक है, चलिए, अब दिल्ली सल्तनत की बात करें तो यहाँ पर 5 वंशों ने शासक किया है। 5 वंशों ने क्या किया है? शासन किया है। और दिल्ली सल्तनत क्यों बोला जा रहा है? तो बोला इसलिए जा रहा है क्योंकि भाई जो केंद्र है, शासन का केंद्र रहेगा वो दिल्ली रहेगा।
ठीक है, तो ये इसलिए दिल्ली सल्तनत बोला गया है। इसके बाद जब हम देखेंगे मुगल काल आएगा तो ये केंद्र थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, आगरा के आसपास चले जाएगा, फतेहपुर सीकरी के आसपास, आगरा के आसपास चले जाएगा। तो उस दौरान आगरा चले जाता है, लेकिन अभी क्या है, अभी हमारा क्या है, दिल्ली है केंद्र बिंदु, इसलिए इसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है, जिसका समय 1206 से 1526 तक है। और यहाँ पास 5 वंशों ने शासन किया। ठीक है, ये 5 वंशों कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपका जो वंश है उसका नाम मैं लिख देता हूँ, इसको आपको याद रखना है। एक वंश है आपका गुलाम वंश, ठीक है। दूसरा है आपका गुलाम के बाद आएंगे आपके खिलजी वंश। नेक्स्ट वन है आपका तुगलक वंश। तुगलक के बाद आएंगे आपके सैयद वंश, और सैयद के बाद आएगा लोधी वंश। और इसी लोधी वंश का अंतिम शासक जो रहता है इब्राहिम लोधी, जो बाबर से युद्ध करता हुआ 1526 में क्या किया जाता है, मारा जाता है, जिसके बाद क्या हो जाता है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। चलिए, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इतने वंशों को पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा है गुलाम वंश, खिलजी वंश, बहुत कुछ है इसमें, हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। मैं आपका देखूंगा, मैं टॉपिक वाइज वीडियो बनाते बनाते पूरा अपलोड करूंगा, छूटेगा कुछ नहीं, इस चीज़ को याद रखिएगा, बेफिक्र होकर पढ़िए। ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं, वन डे एग्जाम चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, प्लस आपका लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा चाहे वो किसी भी राज्य का हो, पूरा कवर करेगा। यूपीएससी का हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि यूपीएससी क्या है ना, उसका हाई लेवल है। यह अलग बात है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें तो 50 to 60% कवर होगा सिलेबस, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम यूपीएससी को टारगेट करके बना रहे हैं, ये अलग बात है कि 50 to 60% वो कवर होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं देते चलूँगा, बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझना है हमने को, ठीक है। चलिए, तो बात आती है दिल्ली सल्तनत में और इसके वंश हुए। तो हम लोग को दिल्ली सल्तनत का सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दिल्ली सल्तनत, और इस दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, स्रोत क्या है दिल्ली सल्तनत या इतिहास की जानकारी के स्रोत, मध्यकालीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग को पता है, स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साहित्यिक स्रोत और दूसरा होता है क्या, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक, ठीक है जी। तो ये जो पुरातात्विक स्रोत है, जिसमें आपके सिक्के आ जाएंगे, भवन आ जाएंगे, अभिलेख आ जाएंगे, है ना, जितने भी भवन हुए हैं, सिक्के हुए हैं, जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, इन सब को ना हम लोग टॉपिक वाइज जब पढ़ते जाएंगे तब देखते जाएंगे। जैसे कुतुब मीनार आएगा, है ना, लाल किला आएगा, जामा मस्जिद आएगा, अलाई दरवाजा आएगा, तो किस शासक ने कब वो सब का निर्माण कराया है, वो सब की जानकारी हम लोग वहाँ लेते जाएंगे। फिलहाल हम लोग बात करेंगे आज के क्लास में, अभी के क्लास में किसकी, साहित्यिक स्रोत की, ये अपने को जानना है, ठीक है। अब साहित्यिक स्रोत मध्यकालीन भारत के इतिहास के, अभी दिल्ली सल्तनत का है इस काल में 1500 के आसपास का काल। तो यहाँ पर एक तत्व तो आपको आएंगे दरबार से संबंधित रचना, ठीक है जी, और दूसरी तरफ पर आएगा तो विदेशी यात्री। तो आपको थोड़ा सा कुछ बातें याद रखना है। वर्ड हो सकता है आपके लिए टफ हो जाए, है ना, टफ है थोड़ा सा वर्ड साहित्यिक रचना की, लेकिन आपको भाई याद तो करना पड़ेगा, एग्जाम पास आउट करना है तो, है ना। और याद कैसे होगा, 2-4 बार 5 बार पढ़ो, 10-15 बार लिखो, पढ़ो भी लिखो भी, विदाउट लिखे याद करोगे सोचोगे ना तो पॉसिबल नहीं है। 10-12 बार लिख कर देखो, ऑटोमेटिक याद होगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, मैं आपको कुछ ग्रंथ की बात बताऊंगा, कुछ ग्रंथ के बारे में बताएंगे, उसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, याद करना है, क्योंकि पूछता है उससे क्वेश्चन, ठीक है जी। तो सबसे पहले है आपका, चलिए स्टार्ट करते हैं, साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक में सबसे पहले जो आपका आएगा, मैं नाम लेते जा रहा हूं यहां पर, तारिक उल हिंद। क्या रहा है पहला ग्रंथ, तारिक उल हिंद, ठीक है। तारिक उल हिंद के बारे में याद रखिएगा कि इसके जो लेखक हैं वो है अल बरूनी। लेखक कौन है, इसके लेखक हैं हमारे अल बरूनी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है अल बरूनी,
ठीक है, जो महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी, जो महमूद गजनवी के साथ क्या हुआ था, भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ क्या हुआ था, भारत आया था, और यह ख्वारिज्म का निवासी था। ख्वारिज्म, याद रखिएगा, ख्वारिज्म से आया था। ठीक है, इसका स्थान क्या था, तो ख्वारिज्म से, आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला क्या, तारिक उल हिंद, जिसके लेखक कौन है, अल-बरूनी। अल-बरूनी ने ये लिखा है, और साथ में क्या बोला जा रहा है कि महमूद गजनवी के साथ क्या हुआ था, भारत आया था। और इसमें हमको क्या मिलता है, जानकारी की बात करें तो 11वीं सदी के 11वीं सदी के हिंदुओं के 11वीं सदी के हिंदुओं के तो 11वीं सदी के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान एवं धर्म की जानकारी मिलती है। पूरा सेंटेंस आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, 11वीं सदी के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान एवं धर्म की जानकारी अल-बरूनी के द्वारा लिखित तारिक उल हिंद नामक रचना से प्राप्त होती है। इस तारिक उल हिंद को किताब उल हिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किताब उल हिंद भी कहा जाता है, याद रखिएगा थोड़ा सा। चलिए, अगला ग्रंथ है, उसका नाम है चर्चनामा। ठीक है, याद रखिएगा, इस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद, इसमें अनुवाद, फारसी में अनुवाद, तो इस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद जो किया है वो है अबू बकर। ठीक है जी, तो याद रखिएगा, अबू बकर ने इस पर क्या किया है, फारसी पर अनुवाद किया है। इस ग्रंथ के लेखक को लेकर ना क्या बोला जाए, पूरा मतलब दुविधा है कि कौन है। कई जगह लिखा है अज्ञात है, कई जगह एक नाम दे देता है अली कोफी करके। क्या, अली अहमद और अली कोफी, ये दोनों नाम आपको मिलेगा, आप देखोगे तो। लेकिन जो ऑथेंटिक सोर्स है ना, नेट पे सर्च करोगे तो ये निकल जाएगा अली कोफी या अली अहमद करके लेखक। लेकिन कई जगह जो ऑथेंटिक बुक्स है उसमें लिखा है अज्ञात है करके, मतलब पता नहीं है। हाँ, लेकिन इसको फारसी में अनुवाद किसने किया है, तो अबू बकर ने किया है। ठीक है, और इसमें किस बात की जानकारी मिलती है, तो अरबों के द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अरबों के द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, तो दो ग्रंथ में बता दिया, एक आपका क्या, चर्चनामा, और दूसरा क्या, तारिक उल हिंद या किताब उल हिंद। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आपका ताज उल मासिर। हसन निजामी के द्वारा, याद रखिएगा किसके द्वारा, तो हसन निजामी के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई है। ठीक है, हसन निजामी के द्वारा। इससे जानकारी क्या मिलती है, तो 1192 से 1228 तक के राजनीतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, क्या, ताज उल मासिर। ठीक, अगला जो ग्रंथ है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, बोला जा रहा है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, इसकी जो रचनाकार है ये है जियाउद्दीन बर्नी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको, जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, तो ये जो जियाउद्दीन बर्नी है, ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, किसके, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में के समय क्या था, राजस्व अधिकारी था। क्या था, राजस्व अधिकारी। और इसके जो ग्रंथ है तारीख फिरोज शाही, इसमें अपने को किस बात की जानकारी मिलती है, तो याद रखिएगा, गयासुद्दीन बलबन से लेकर
गयासुद्दीन बलबन से लेकर इस फिरोज शाह तुगलक के शासन के 6वें वर्ष तक की जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा, फिरोज शाह के शासन के 6वें वर्ष तक की जानकारी। तो गयासुद्दीन बलबन है ना, जिसने अपना राज्य अभिषेक किया, उसके बाद से लेकर ये जो फिरोज शाह तुगलक है, इसके शासन के 6वें वर्ष तक की जानकारी प्राप्त होती है। याद रखिएगा, ठीक है जी। अब अगला ग्रंथ जो है उसको भी यहीं पर याद रखिए, ये है आपका फतवा ए जहादारी। ये दोनों ग्रंथ के लेखक कौन हैं? जियाउद्दीन बरनी है। मतलब तारीखे फिरोज शाही और फतवा ए जहादारी, इन दोनों के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बरनी। तो नेक्स्ट मैं क्या बता रहा हूँ, फतवा ए जहादारी, और ये फतवा ए जहादारी के जो लेखक है वो कौन है? जियाउद्दीन बरनी। इसमें क्या मिला है? तो शरीयत के अनुसार सुल्तानों के आचरण संहिता का उल्लेख मिलता है। बात समझ रहे हो क्या है? मतलब सुल्तानों का आचरण शरीयत के अनुसार कैसा होगा, इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है कहाँ से? फतवा ए जहादारी से। तो याद रखिएगा, तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहादारी, इन दोनों के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बरनी हैं। और पहले से हमको जानकारी मिलती है गयासुद्दीन बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6वें वर्ष की जानकारी। और ये जो दूसरा है, इससे अपने को क्या जानकारी मिलती है कि शरीयत के अनुसार राजनीतिक आचरण या आचरण जो है कैसा होना चाहिए सुल्तानों का। तो सुल्तानों का आचरण संहिता की जानकारी इससे प्राप्त होती है, ठीक है। अगला यदि बात किया जाए तो इसमें आएगा फुतुहात ए फिरोज शाह। तो याद रखिएगा, फुतुहात ए फिरोज शाह, इसके जो लेखक हैं वो स्वयं फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है। लेखक कौन है? फिरोज शाह तुगलक। और इससे हमको जानकारी क्या प्राप्त होती है? कि इससे हमको जानकारी मिलती है कि इसके शासन की जानकारी मिलती है। सिंपल सी बात, ठीक है। शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, इसके शासनकाल की जानकारी हमको किससे प्राप्त हो रही है? फुतुहात फिरोज शाही से। फुतुहात फिरोज शाही, जिसके लेखक कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। चलिए, दूसरा है आपका तबकात ए नासिरी। अगला ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तबकात ए नासिरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके जो लेखक है वो है मिनहाज उस सिराज। ये जो मिनहाज उस सिराज थे, ये इल्तुतमिश के दरबार में थे। किसके? इल्तुतमिश के दरबार में, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। इल्तुतमिश के दरबार थे और इसमें मोहम्मद गौरी से लेकर, ठीक है जी, गौरी से लेकर 1260 तक के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा आपका क्या? तबकात ए नासरी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, क्योंकि मिनहाज उस सिराज जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो मिनहाज उस सिराज के द्वारा जो लिखा गया रचना है तबकात ए नासरी, इस ग्रंथ से हमें क्या मिलता है जानकारी? तो गौरी से लेकर 1260 तक के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए, तो पहला ग्रंथ जो मैं बताया था आपको, उस पहले ग्रंथ का नाम क्या बताए थे हम? तारिक उल हिंद, जिसे किताब उल हिंद भी कहा जाता है। तो ये तारिक और किताब से ही ना 2 वर्ड और बनेगा, 2 ग्रंथ, ठीक है। तो एक को बोलेंगे हम तारिक ए मसूदी, ठीक है जी। और दूसरे को हम बोलेंगे, उसका नाम रहेगा किताब उल रहला, किताब उल रहला, ठीक। ये है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, अबुल फजल। अब याद रखिएगा, ये अबू फजल वो अबू फजल नहीं है जो अकबर के नवरत्नों में थे। अकबर के दरबार में जो था अबुल फजल, वो अबू फजल ये नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा, ये दूसरा अबुल फजल है, ठीक है। अब इससे हम तो दरबारी षड्यंत्रों एवं राजनीतिक चालों की जानकारी मिलती है। किसकी? दरबारी षड्यंत्रों एवं राजनीतिक चालों की जानकारी मिलती है। किताब उल रहला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके जो लेखक हैं वो है इब्न बबूता, ठीक है, इब्न बबूता, जो मोरक्को के निवासी थे। मोरक्को कहाँ है आपका? अफ्रीका में, तो याद रखिएगा। अच्छा, अब बताया ना राजस्व अधिकारी थे करके, किसको बताया? जियाउद्दीन बर्नी को, ठीक है। ऐसा इनमें भी कुछ है, तो याद रखिएगा। ये मोहम्मद बिन कासिम के दरबार में आए थे। कासिम के दरबार में आए थे। कब से कब तक ये थे? इनके दरबार में रहे और न्यायिक पद पर क्या किया? न्यायिक पद पर कार्य किया। तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल की जानकारी या तुगलक वंश की जानकारी इनसे प्राप्त होती है। तो आपको थोड़ा सा ना इतने ग्रंथ का नाम याद रखना है, ठीक है जी। एक व्यक्ति का नाम है अमीर खुसरो, इनका भी कुछ ग्रंथ है। एक है आपका खजायन उल फुतूह, एक है तुगलकनामा, और एक है आपका नूर सिपहर। तो ये जो मैं आपको बताया हूँ ना, ये आपका सल्तनत कालीन से संबंधित है, ठीक है। सल्तनत का काल है जो 1500 तक का समय है, उनसे संबंधित है। मुगल काल से संबंधित नहीं बताए हैं, सबको एक ही में बता देंगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिलहाल इतना याद करिए, करने का कोशिश करिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, वर्ड डिफ़िकल्ट है। 8-10 बार ना याद करके 10-15 बार लिखोगे तब होगा याद, अदरवाइज नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए, तो आपको मैं बताया कि भाई जो साहित्यिक स्रोत की बात करें तो यहाँ पर हम लोग साहित्यिक स्रोत में एक दरबार से संबंधित, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा, और दूसरा क्या? विदेशी, ठीक है, विदेशी। तो विदेशियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा